गायत्री की 4 बेटियां थी, बबली, शोभा, तारा और रचना। वो अभी बहुत छोटी थी। गायत्री बहुत ही गरीब थी। गायत्री के पति रामलाल की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। गायत्री जैसे तैसे अपनी 4 बेटियों का पेट पाल रही थी। एक दिन बबली, शोभा, तारा और रचना गांव में कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखकर बहुत खुश हो रही थी। शोभा दीदी, मुझे भी साइकिल चलाने का बहुत मन होता है। मन तो मेरा भी होता है, पर क्या कर सकते हैं। सुना है साइकिल बहुत महंगी मिलती है। अभी हम माँ से साइकिल लेने के लिए भी नहीं कह सकते। बड़ी मुश्किल से तो माँ हमें पढ़ा लिखा रही है। शोभा दीदी, चलो उनके पास चलते हैं। उन्हें कहते हैं कि हमें भी थोड़ी देर साइकिल चलाने को दे। हाँ रचना, तुमने सही कहा। चलो चलते हैं उनके पास। फिर चारों बहनें उन बच्चों के पास गई जो साइकिल चला रहे थे। तभी रचना बोली, क्या हमें भी थोड़ी देर साइकिल चलाने दोगे? तभी उनमें से राजू नाम का एक लड़का हंसते हुए बोला, तुम लड़की होकर साइकिल चलाओगे? जाओ यहाँ से। लेकिन तभी राजू का दोस्त पिंटू उसके कान में बोला, अरे राजू, इन लड़कियों को साइकिल चलाने देते हैं, फिर इन्हें गिराने में बड़ा मजा आएगा। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। सुनो, ये लो, तुम साइकिल चला सकती हो। सबसे पहले बबली ने साइकिल चलाना शुरू किया। जैसे ही वो साइकिल लेकर थोड़ा आगे बढ़ी, वैसे ही पिंटू ने उसे धक्का दे दिया और वो गिर गई और उसे चोट भी लग गई। इतने में राजू की माँ सुलेखा भी वहाँ आ गई और बोली, तुम लड़कियों को साइकिल चलाते हुए शर्म नहीं आती? इतनी महंगी साइकिल लाकर दी थी मैंने अपने बेटे राजू को, और तुम लोगों ने मेरे बेटे की साइकिल तोड़ दी। अरे जब साइकिल खरीदने की औकात नहीं है तो साइकिल चलाने की भी जरूरत नहीं है। बोल देना अपनी माँ को। इतने में वहाँ पर गायत्री भी आ गई। गायत्री ने उस समय कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी बेटियों को लेकर घर वापस आ गई। फिर घर जाकर गायत्री अपनी बेटियों से बोली, तुम चारों को उस राजू की साइकिल चलाने की क्या जरूरत थी? उसकी साइकिल जरा सी भी नहीं टूटी, फिर भी उसकी माँ कितना चिल्ला रही थी। तभी गायत्री की बड़ी बेटी शोभा बोली, माँ, राजू और पिंटू साइकिल चला रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना हम भी साइकिल चलाकर देखते हैं। राजू और पिंटू भी तो हमारे साथ खेलने आते हैं। हमने तो उन्हें कभी हमारे साथ खेलने से मना नहीं किया। ये सुन गायत्री मन ही मन बोली, मुझे पता है मेरी बेटियों को भी साइकिल चलाने का मन करता होगा, पर मुझे कभी कुछ कहती नहीं। लेकिन मैं जल्द ही अपनी बेटियों के लिए एक साइकिल ला कर दूंगी। गायत्री मजदूरी का काम किया करती थी। गायत्री ने दिन रात मेहनत की और बड़ी मुश्किल से अपनी बेटियों के लिए एक साइकिल खरीदी। वो साइकिल को लेकर घर पहुंची। नई साइकिल को देखते ही गायत्री की चारों बेटियां बहुत खुश हो गई। तभी सबसे छोटी बेटी रचना बोली, माँ, ये साइकिल किसकी है? अरे मेरी प्यारी बच्चियों, ये साइकिल तुम्हारी ही है। तुम तीनों को क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे लिए साइकिल भी नहीं खरीद सकती? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आप हमें पढ़ाने लिखाने के लिए इतनी मेहनत करती हो, यही हमारे लिए बहुत है। मैं तुम चारों के लिए अलग अलग साइकिल तो खरीद नहीं सकती। फिलहाल एक साइकिल से ही तुम सब काम चलाओ। चारों को ठीक ढंग से साइकिल चलाना नहीं आता था, लेकिन अब तो खुद की साइकिल आ चुकी थी। इसलिए चारों बहनों ने मिलकर एक साथ साइकिल चलाना सीखना शुरू कर दिया। 2 महीनों में ही तीनों साइकिल चलाना सीख गई। दीदी, हमें हर रोज 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है, तो कल से हम इसी साइकिल से स्कूल जाया करेंगे। लेकिन शोभा दीदी, हम चारों भला एक साइकिल से स्कूल कैसे जाएंगे? जाएंगे और जाएंगे, तुम सब देखती जाओ। अगले दिन अपनी माँ से छुपकर चारों ने साइकिल निकाली। शोभा ने साइकिल चलाने का फैसला किया और रचना और तारा, जो ज्यादा दुबली पतली थी, वो शोभा के पीछे बैठ गई और बबली आगे। उसके बाद शोभा ने साइकिल चलाना शुरू किया। लोग उन्हें देख देख कर हंसने लगे, लेकिन चारों किसी तरह स्कूल पहुंच गई। तभी रचना हंसते हुए बोली, क्या बात है दीदी, तुमने तो साइकिल चलाने के मामले में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। अब चारों बहनें हर रोज इसी तरह साइकिल से स्कूल आने जाने लगी। राजू और उसकी माँ सुलेखा उन चारों का खूब मजाक बनाया करते। देखो तो इन बेशरम लड़कियों को,
एक साइकिल में चारों बैठकर जाती है। अरे अभी से इनका ये हाल है, जब ये बड़ी हो जाएगी तब क्या होगा? बड़ी होकर ये अपनी माँ और गांव के नाक कटाएगी, और कुछ नहीं। वक्त बीतता गया और गायत्री की चारों बेटियां बड़ी हो गई। गायत्री भी अब बूढ़ी हो गई थी। एक दिन सुलेखा गायत्री से बोली, गायत्री, कभी कभी मुझे तुझ पर तरस आता है। तुमने 4 लड़कियां तो पैदा कर ली, लेकिन इस उम्र में पछता तो बहुत रही होगी। किस बात का पछतावा सुलेखा बहन? अरे इसी बात का पछतावा कि 4 लड़कियों के अलावा अगर तुम्हारा एक बेटा होता तो इस उम्र में तुम्हारी मदद कर पाता। कम से कम बुढ़ापे में तुम्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ती। सुलेखा बहन, मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मेरी 4 बेटियां हैं। मुझे अपनी बेटियों पर नाज है। वैसे तुम्हारा बेटा राजू कल गुंडागर्दी करते हुए पकड़ा गया था। पुलिस उसे जेल में उठाकर ले गई। उसे तुमने अभी तक जेल से निकाला नहीं। ये सुनते ही सुलेखा मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। गायत्री भी सब्जी लेकर घर वापस लौट आई। तब उसने देखा चारों मिलकर साइकिल धो रही थी। अरे मेरी बच्चियाँ साइकिल धो रही है। ये साइकिल भी कितनी खुशकिस्मत है मेरी तरह। मैं और ये साइकिल दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन मेरी चारों बेटियां न ही साइकिल को बूढ़ा होने दे रही है और न ही मुझे। माँ, आप ऐसी बातें मत किया करो। आप तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसी 20 साल पहले थी, और हमारी साइकिल भी। शोभा बेटी, अब तुम चारों बड़ी हो गई हो, फिर भी तुम अभी भी एक ही साइकिल में घूमती रहती हो। तुम लोगों को पता है, गांव वाले जब भी तुम चारों को एक ही साइकिल में देखती हैं, तो उन्हें जलन होने लगती है। माँ, हम गांव वालों को जलाने के लिए ही हम चारों एक साइकिल पर बैठकर गांव भर में घूमते हैं। इस गांव में किसी लड़की की हिम्मत नहीं है कि वो 4 लोगों को बिठाकर साइकिल चला सके। और देखो, शोभा दीदी बड़े प्यार से हम तीनों को बिठाकर साइकिल चला लेती है। ठीक है मेरी प्यारी बेटियों, तुम जीती मैं हारी। चलो अंदर चलो, खाना भी तो बनाना है। चारों बहनों ने मिलकर खाना बनाया और फिर सब खाना खाकर सो गई। अगले दिन सुबह सुबह गांव में बहुत भीड़ लग गई। गायत्री की बेटियों ने जब माइक में जोर जोर से बोलने की आवाज सुनी तो वो भी उस भीड़ के पास पहुंच गई। एक आदमी माइक पर सब लोगों को कुछ बता रहा था। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों, ये है मिस्टर चड्डा। इनकी बहुत बड़ी साइकिल की कंपनी है। 2 दिन बाद इस गांव में साइकिल की रेस होने वाली है। जो इस साइकिल की रेस को जीतेगा उसे 5 लाख रुपए इनाम तो मिलेगा ही। साथ ही वो मिस्टर चड्डा की कंपनी में 5 सालों के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएगा। उन्हें हर साल 20 लाख रुपए मिलेंगे। उन्हें टीवी और अखबारों में भी दिखाया जाएगा। ये सुनकर गायत्री की चारों बेटियां बहुत खुश हुई। तभी गायत्री की सबसे बड़ी बेटी शोभा बोली, मेरी प्यारी बहनों, अब वक्त आ गया है इन गांव वालों को और पूरी दुनिया को अपना असली हुनर दिखाने का। ये गांव वाले हमें बहुत कमजोर समझते हैं ना। जब देखो ये गांव वाले हमारी माँ को ताना मारा करते हैं कि काश हमारा कोई भाई होता, लेकिन इस बार हम सबको दिखा देंगे कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। मेरी प्यारी बेटियों, तुम इस रेस में जरूर हिस्सा लो। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इन गांव वालों को दिखा दो कि तुम चारों मिलकर पूरी दुनिया जीत सकती हो। इस गांव की लड़कियों के लिए तुम चारों एक मिसाल बनकर उभरने वाली हो। अपनी माँ की बातें सुनकर चारों बेटियां कॉन्फिडेंस से भर गई। ऐसे ही दिन बीत गए और कंपटीशन शुरू होने वाला था। तभी शोभा अपनी तीनों बहनों से बोली, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गांव में सभी लड़के और लड़कियां साइकिल अकेले चलाएंगी। ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन हमने पिछले 20 सालों से एक ही साइकिल पर बैठकर चारों बहनों ने साइकिल चलाने की बहुत प्रैक्टिस की है। इसलिए हम चारों बहनें एक साइकिल पर बैठकर रेस में हिस्सा लेंगे। ठीक है दीदी, हम तैयार हैं। कंपटीशन बस शुरू ही होने वाला था। तभी आदमी ने माइक में अनाउंसमेंट की, सारा गांव एक साथ इकट्ठा हो गया है इस जबरदस्त रेस को देखने के लिए। एक तरफ गांव के हट्टे कट्टे लड़के हैं तो दूसरी तरफ है 4 लड़कियां जो इस रेस में हिस्सा ले रही हैं।
इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो रेस शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड गो। तो इस तरह से रेस शुरू हुई। शोभा अपनी तीनों बहनों को साइकिल में बिठाकर साइकिल चलाना शुरू किया। सभी लोग ये देखकर दंग रह गए। वहाँ खड़े मिस्टर चड्डा की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी माइक पकड़े हुए आदमी ने बोला, अरे ये क्या हो रहा है? ऐसी रेस तो मैंने जिंदगी में आज पहली बार देखी है। 4 लड़कियां एक साइकिल पर, फिलहाल चारों लड़कियां आगे हैं। कम ऑन गर्ल्स। और ये क्या, चारों लड़कियां लड़कों से आगे निकलती हुई बस थोड़ी सी दूरी बाकी है और फाइनली चारों लड़कियां ये रेस जीत गई। इन चारों लड़कियों के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। आज तो सच में कमाल हो गया। 8वां अजूबा देखने को मिला। चारों बहनें रेस जीत गई और उन्हें 5 लाख रुपए का इनाम मिला और साथ ही वो चारों उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई, जिससे उन्हें हर साल 10 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। कुछ ही सालों में उन्होंने बहुत अच्छा घर बनवा लिया और चारों बहनें खुशी खुशी अपनी माँ के साथ जीवन बिताने लगी। सीमापुर नाम के गांव में रेशमा नाम की चुड़ैल रहा करती थी, जिसको लिपस्टिक लगाना बहुत ही पसंद था। वे दिखने में बहुत ही बदसूरत और काली थी। रेशमा अपनी लिपस्टिक बनाने के लिए सुंदर सुंदर लड़कियों के होठों को काट के लाती थी और अपनी लिपस्टिक बनाया करती थी कि तभी एक दिन चुड़ैल अपना रूप बदल के बस स्टॉप पर अकेले खड़ी थी। वो बस रोकने का नाटक कर रही थी कि तभी वहाँ पे एक रवि नाम का लड़का उसे देखता है और उससे बात करने को आता है। आप इतनी धूप में अकेले यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? मैं यहाँ पे बस का इंतजार कर रही हूँ। इस समय यहाँ पे कोई भी बस नहीं आती है और मेरी मानो तो आपको यहाँ पे खड़ा होना सही नहीं है। आप इतने सज धज के और इतने सारे गहने पहन रखे हैं, कोई भी आपको लूट के ले जा सकता है। मेरे पास गहनों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास ढेर सारे गहने हैं। लगता है ये लड़की बहुत ही पैसे वाली है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है। काश मेरी इससे शादी हो जाए, इसकी सारी संपत्ति फिर मेरी हो जाएगी। आप क्या सोच रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे शरीफ और अच्छे लड़के लगते हैं और आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं। तो क्या आप मेरे से शादी करोगे? ये सुनने के बाद रवि फूले नहीं समा रहा होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो चलो हम अभी चलते हैं मेरे घर पे और शादी कर लेते हैं। तभी रवि और रेशमा दोनों रेशमा के घर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर घुसते हैं, तभी रेशमा गेट अंदर से बंद कर लेती है। अरे तुमने ये गेट बंद क्यों कर लिया और हम यहाँ पे शादी कैसे करेंगे? जैसे ही रेशमा मुड़ती है, वे अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। हम शादी यहीं पर ही करेंगे। अरे दादा, तुमने तो मुझे धोखा दिया। तुम तो एक चुड़ैल हो। चलो हम शादी करते हैं। हट, तेरी जैसी भूतनी से मैं शादी क्यों ही करूँगा? जाके अपनी शक्ल एक बार आईने में तो देख। जो कहो, चुप कर, वरना तेरे को मैं अभी यही मार दूंगी। नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। और मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी हो रखी है, मेरी एक छोटी बच्ची भी है, मुझे यहाँ से जाने दो। तेरे को यहाँ से भेजने के लिए मैं थोड़ी लेके आई हूँ यहाँ। तो तुम मुझसे शादी करोगी? मैं शादीशुदा इंसान हूँ ना। मुझे तुमसे शादी करनी भी नहीं है। ऐसा कहकर चुड़ैल रवि को रस्सियों से बांध देती है। अब मैं तेरे होठों को काट के अपने लिपस्टिक बनाऊंगी। क्या क्या तू मेरे होठों को काट के लिपस्टिक बनाओगी? हाँ, क्या तू मेरे होठों को काटने के बाद मुझे यहाँ से जाने दोगी? छोड़ देना, कम से कम मैं जिंदा तो रहूंगा। नहीं, मैं तेरे होठ से लिपस्टिक बनाऊंगी और बाकी तेरे बॉडी के छोटे छोटे हिस्सों में काट के बिरयानी बनाऊंगी और अपने चुड़ैल लोक में दावत दूंगी। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। मैंने पराई औरत की तरफ नजर उठाकर देखा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी जान बचा लो, कोई तो चमत्कार करो भगवान। तो अपना फालतू में टाइम बर्बाद कर रहा है, कोई भगवान तुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे, समझा तू?
तभी चुड़ैल रवि के होठों को काटने के लिए आगे बढ़ती है कि अचानक से उसके घर का दरवाजा जोर से खुलता है और एक तेज रोशनी सी पड़ती है। अरे ये क्या है? लगता है मुझे भगवान बचाने के लिए खुद आए हैं। थैंक यू भगवान जी। कि तभी गेट से रवि की पत्नी और उसकी छोटी बेटी अंदर आते हैं। अरे भाग्यवान, तुम यहाँ, वैसे अच्छा किया तुम यहाँ पे आ गई। अब तुम ही मेरी जान बचा सकती हो इस चुड़ैल से। आजा आजा, तू भी आजा। आज तेरी पूरी फैमिली को काट के बिरयानी बनानी पड़ेगी। बिरयानी तो मैं तेरी बनाऊंगी चुड़ैल। तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई? तूने मेरे पति को कैद किया। एक काम करो, तुम छोटी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना ये तुम्हें भी मार देगी। पापा, हम आपको बचाने के लिए आए हैं, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, और हम आपको यहाँ से छुड़ा कर ही लेकर जाएंगे। तभी चुड़ैल उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त रवि की पत्नी अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाल लेती है। अरे भाग्यवान, इस चुड़ैल का इस छोटे से चाकू से कुछ नहीं होगा। तेरी पत्नी तो बहुत भोली निकली, ये तो बच्चों का खिलौना लेके आई है। नहीं जी, ये चाकू कोई ऐसा वैसा चाकू नहीं है। इसको मुझे ओम बाबा ने हवन कुंड से निकाल के दिया है और उन्होंने बताया कि इससे इस चुड़ैल का खात्मा करा जा सकता है। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ? जब आप इस चुड़ैल से बस स्टॉप के पास बात कर रहे थे, तभी मैंने आपको वहाँ देख लिया था। मैं समझ गई थी कि ये कोई चुड़ैल है, इसलिए मैं पहले ओम बाबा के पास गई। उन्होंने ये सारी बातें बताई और उन्होंने हवन कुंड में से मुझे ये चाकू दिया और इस चाकू का इस्तेमाल हम केवल एक ही बार कर सकते हैं। क्या कहा तुमने? तुमने ये चाकू हवन कुंड से लाया है? जी हाँ, अब तू बचेगी नहीं चुड़ैल। चुड़ैल उसको मारने के लिए आगे बढ़ती, तभी उसकी पत्नी उसके पेट में वार कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल मर जाती है और रवि अपनी पत्नी से माफी मांगता है और तीनों अब खुशी खुशी रहते हैं। भूतिया स्टूडेंट की डॉल। पलक बड़ी ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। जब वो बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ किसी बीमारी के चलते गुजर गई थी और पलक के पिता कमलेश काफी लापरवाह किस्म के इंसान थे। वो पलक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, जिस वजह से पलक हमेशा अपने मन की करती थी और किसी की भी बात नहीं मानती थी। बस उसे सिर्फ अपनी क्लास टीचर तेजस्विनी से डर लगता था। एक दिन पलक अपनी कुछ सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी पलक को बबीता नाम की एक लड़की पर गुस्सा आ गया। अरे ये तुम कैसे खेल रही हो बबीता? अगर तुम ठीक से नहीं खेलोगी तो मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगी, समझी? ये तो कैसी बातें कर रही है पलक? तुझे पता नहीं है क्या? तू मेरी ही बैडमिंटन से खेल रही है। एक तो मैंने ही तुझे अपना बैडमिंटन दिया और ऊपर से तू मुझे ही भगाने की बात कर रही है। चल जल्दी से मेरे बैडमिंटन वापस कर। क्या तुम मुझसे पंगा लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ तो तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो क्या? चल जल्दी से मेरी बैडमिंटन मुझे वापस कर, अब मैं तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगी। इतना कहकर बबीता अपना बैडमिंटन लेने पलक की तरफ बढ़ी, मगर वहाँ खड़ी बाकी लड़कियाँ बबीता को रोकने लगी, लेकिन बबीता किसी की नहीं सुनती। उसे बस अपना बैडमिंटन वापस चाहिए था। ये देख पलक को बहुत गुस्सा आया और उसने बैडमिंटन घुमाकर बबीता के सर पर मार दिया। मेरा सर! अब बता, लेगी मुझसे पंगा? बड़ी आई थी मुझसे बैडमिंटन वापस लेने वाली। मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है, समझी? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं घर जाकर अपनी माँ को सब बता दूंगी, फिर वो तेरे पापा के पास जाएगी और तेरी शिकायत करेगी। उससे क्या होगा? मेरे पापा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तुझे जो करना है कर लेना, मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर ठीक है, मैं कल स्कूल में क्लास टीचर तेजस्विनी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, फिर तुझे मजा आएगा। पलक ये बात सुनकर डर गई और वहाँ से चुपचाप अपने घर वापस चली गई, क्योंकि वो अपनी क्लास टीचर से बहुत डरती थी। अगले दिन जब पलक स्कूल गई, तब क्लास टीचर तेजस्विनी ने उसे क्लास में आते ही बोला, क्यों पलक, तुम अपने आप को कहीं की डॉन समझती हो? तुम बेवजह सभी बच्चों को परेशान करती हो, क्या ये बात सच है? नहीं मैम, मेरी गलती नहीं थी। पहले बबीता ने ही झगड़ा शुरू किया था।
मुझे अच्छे से पता है पलक कि किसकी गलती रही होगी, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े अच्छे से जानती हूँ। इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरे दिन क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी रहोगी। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ क्लास के बाहर, दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। पलक को रह रहकर बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पलक को सजा मिलते देख बबीता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद पलक खुद से बोली, आज क्लास में मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। कुछ भी हो जाए, मैं उस बबीता की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से आज मुझे पनिशमेंट मिली। पलक मन ही मन बबीता से बदला लेने की ठान लेती है। फिर शाम को पलक बगीचे में जा पहुंची, जहां सभी लड़कियां खेल रही थी। तभी उनमें से माला नाम की लड़की बोली, अरे वो देखो, पलक आ रही है। इतने में बबीता बोली, पलक, लगता है तेरी अकल ठिकाने आ गई है अब। बबीता, अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। वैसे ही तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये तो मेरी न्यू डॉल है। मैं इन सभी को यही दिखा रही थी। ये डॉल मेरे पापा मेरे लिए शहर से लेकर आई हैं। पलक बबीता की डॉल को देखते ही रह जाती है। उसे वो डॉल बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। वो मन में ठान लेती है कि वो बबीता से उसकी डॉल छीन लेगी। इससे बबीता रोएगी और पलक का बदला भी पूरा हो जाएगा और उसे न्यू डॉल भी मिल जाएगी। वाओ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर डॉल है। ये कहते हुए पलक बबीता की डॉल हाथ में लेकर देखने लगी। हाँ ठीक है, चलो अब मेरी डॉल मुझे वापस करो। ये कहते हुए बबीता पलक के हाथों से अपनी डॉल छीन लेती है। ये देख पलक को बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो बबीता के हाथों से उसकी डॉल छीनकर भागने लगी। पलक की बच्ची, रुक जा, मेरी डॉल मुझे वापस कर। पलक बहुत तेजी से भाग रही थी। तभी वो भागते भागते नदी किनारे पहुंच गई। अरे ये क्या, यहाँ तो नदी आ गई। अब मैं आगे कहाँ जाऊँ? आगे तो रास्ता बंद है। इतने में बबीता भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ पहुँची। अब बचकर कहाँ जाएगी? चल अब जल्दी से मेरी डॉल मुझे वापस कर दे, वरना तुझे इसी नदी में धक्का दे दूंगी। लेकिन पलक बबीता की डॉल देने से मना कर देती है। लेकिन तभी डॉल की छीना झपटी में पलक नदी में जा गिरी। अरे अब मैं क्या करूं? पलक तो नदी में गिर गई। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। जल्दी से चलकर किसी को बुला कर लाती हूँ। बबीता भागते हुए किसी को बुलाने जाती है, लेकिन पलक को लगता है कि बबीता उसे डूबता हुआ छोड़कर भाग गई और देखते ही देखते पलक नदी में डूबकर मर गई। वहीं दूसरी ओर बबीता को रास्ते में उनकी क्लास टीचर तेजस्विनी मिली। बबीता उन्हें तुरंत लेकर नदी के पास पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को पलक के जाने का बहुत दुख हुआ। उसके बाद पलक के शव को नदी में से निकालकर उसके पिता कमलेश द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पलक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो एक भूतिया लड़की में बदल गई। उसे बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भूतिया पलक बदला लेने के लिए बबीता के घर की ओर चल पड़ी, लेकिन बबीता घर पर नहीं थी। वो गुस्से में बबीता को हर जगह ढूंढने लगी। तभी रास्ते में उसे बबीता की सहेली रीना मिली। भूतिया पलक को आता देख रीना बुरी तरह डर गई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन पलक ने उसे पकड़ लिया। कहाँ भाग रही है तू? मेरी सहेली बबीता कहाँ है? चुड़ैल, अरे मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम लोगों ने मेरी कितनी शिकायतें की है। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी सजा मिली है। और सबसे बड़ी बात, तुम बबीता की सहेली हो और वो मेरी दुश्मन है, और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। क्या? दुश्मन दोस्त? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ूंगी। तुझे बबीता को मेरे पास लाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो अपने घर में नहीं है। हाँ मुझे पता है वो कहाँ है। वो अपनी नानी के घर गई हुई है, आज शाम तक लौट आएगी। तो फिर ठीक है, तुम उसे शाम को इसी नदी किनारे ले आना। लेकिन याद रहे, उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए और न ही तुम किसी को भी मेरे बारे में बताओगी, समझी? रीना बुरी तरह डर जाती है
और ठीक वैसा ही करती है। शाम को रीना बबीता को किसी बहाने से नदी किनारे ले जाती है। पलक बबीता पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ उनकी क्लास टीचर तेजस्विनी आ पहुँची। उन्हें देखकर पलक डर जाती है। मैम आप यहाँ? हाँ मैं। पलक तुम तो चुड़ैल बनने के बाद और भी ज्यादा बुरी हो गई हो। चलो जल्दी से कान पकड़कर खड़ी हो जाओ। पर क्यों मैम, मैंने क्या किया है? मुझे सब पता चल चुका है। रीना ने मुझे सब बता दिया था कि तुम बबीता से बदला लेना चाहती हो, इसलिए तुमने इस दोनों को यहाँ बुलाया है। चलो जल्दी से कान पकड़ो अपने, नहीं तो मैं अपनी छड़ी से तुम्हारी पिटाई करूँगी। टीचर की बात सुनते ही बबीता और रीना दोनों हंसने लगी। तभी पलक को याद आया अब तो वो इंसान नहीं है बल्कि एक भूतिया लड़की है। अरे मैं तो भूल गई, मैं तो भूतिया लड़की बन चुकी हूँ। अब मैं मैडम से क्यों डरूं? तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी से अपनी कान पकड़ो। मैं कान नहीं पकड़ूंगी अपने, रुको मैं अभी तुम सबको सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर पलक क्लास टीचर को हवा में लटका देती है। अब आया ना मजा। क्लास टीचर को हवा में लटका देख बबीता पलक से बोली, पलक प्लीज मैम को छोड़ दो, उनकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो तेरी है, इसलिए सजा भी तुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर पलक क्लास टीचर को जमीन पर पटक देती है। फिर वो बबीता की तरफ देखकर बोली, तो अब बता बबीता की बच्ची, मैं तुझे क्या सजा दूँ? तेरी वजह से ही मेरी जान गई है। ठीक है तुम मुझे सजा दो, लेकिन मैम और रीना को यहाँ से जाने दो। पलक बबीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी टीचर बोली, रुक जाओ पलक, बबीता की कोई भी गलती नहीं है, वो तुम्हें बचाना चाहती थी। मगर ये तो मुझे नदी में डूबता हुआ छोड़कर भाग गई थी। नहीं पलक, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागी थी, मैं तो बल्कि किसी को मदद के लिए बुलाने गई थी ताकि तुम्हें बचा सकूं। तभी मुझे रास्ते में मैम मिल गई। फिर जब हम तुम्हें बचाने के लिए वापस आए तब तक तुम नदी में डूब चुकी थी। वैसे भी पलक, तुम्हारी जान तुम्हारी खुद की वजह से गई है, ना कि बबीता की वजह से। बबीता और क्लास टीचर की बात सुनकर पलक को अपनी गलती का एहसास हो गया। शायद आप दोनों ठीक कह रहे हैं, मैंने हमेशा गलतियां पर गलतियां की और मेरी गलत हरकतों की वजह से ही मेरी जान गई। लेकिन अब मैं और गलतियां नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ मुझे मुक्ति मिल जाए। तो बताओ पलक, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए? पानी में डूबते वक्त तुम्हारी डॉल मेरे हाथ में ही रह गई थी, इसलिए मेरी आत्मा इसी डॉल में कैद हो गई। इसलिए इस डॉल को जला दो, इसके जलते ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है पलक, मैं अभी डॉल को जला देती हूँ। बबीता तुरंत उस डॉल को जला देती है और पलक को मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलती ही वो हवा में गायब हो गई।